जय हिंद स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है डीसी ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में आज आपको ऐसा नॉलेज मिलेगा कि आपको जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं कि कौन सा एग्ज़ाम सही है, कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, कहाँ से तैयारी करें, कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कॉलेज में कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा ईयर सबसे सही रहता है, और आपका ऑनलाइन ऑफलाइन बिलासपुर जाना सही रहेगा कि नहीं, ये सब चीज़ जितने भी डाउट है आज आपको मैं क्लियर कर दूंगा। मैं मतलब थोड़ा मोड़ा क्लियर कर दूंगा, या जो भी कुछ भी बचे रहेगा आप मेरे को ऑनलाइन मतलब कमेंट में आप पूछ सकते हैं, या मेरे दिए नंबर पे आप मेरे से एकदम डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा आज पूरा कि आपका हर डाउट मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर पाऊँ। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम लोग जो गवर्नमेंट जॉब होता है वो कितने टाइप का होता है, वो कौन कौन से टाइप का होता है वो देखते हैं। अब प्राइवेट जॉब तो सबको पता है क्या होता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि मतलब गवर्नमेंट जॉब किस किस टाइप का होता है, कैसा होता है, वो सीखते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब क्या क्या होता है वो मैं बता दूंगा, उसके बाद उसमें पैटर्न क्या क्या होता है, और हर एग्जाम का भी मैं मतलब ऊपर ऊपर से बताऊंगा एग्जाम पैटर्न वाइज सिलेबस क्या क्या रहता है, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में सब चीज़ बताना चाहूँ तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो हर एग्जाम को मैं डिटेल में उसमें क्या क्या सिलेबस होता है वो अलग अलग मैं वीडियो में बता दूंगा, लेकिन इसमें ऊपर ऊपर से मैं एग्जाम पैटर्न क्या है उतना में आप आराम से समझ जाएंगे, वो मैं बता दूंगा आपको। तो मैं क्या बोला, सबसे पहले गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में बताऊंगा, उसके बाद उसका पैटर्न बताऊंगा कि पैटर्न मतलब समझते हैं कि प्री होता है, मेंस होता है, किसमें वन डे पेपर होता है, उसको बोलते हैं हम लोग पैटर्न। क्लियर हुआ। अब तीसरा जो इसमें मैं बताऊंगा कि उसका सिलेबस क्या है वो जानेंगे। उसके बाद ये जानेंगे कि भाई अगर मान के चलिए कि सर मैं सीजीपीएससी यूपीएससी या किसी का भी तैयारी कर रहा हूँ तो साथ साथ सीजी व्यापम का भी कर सकता हूँ कि नहीं, रेलवे का कर सकता हूँ कि नहीं, एसएससी का कर सकता हूँ कि नहीं, बैंक का कर सकता हूँ कि नहीं, ये सब चीज़ भी पूरा जानेंगे हम लोग। एकदम सीक्वेंस में बनेगा, हर चीज़ आपका सीक्वेंस में सबको समझ में आएगा। क्लियर हुआ। तो वीडियो स्टार्ट करें। चलिए अब शुरू करते हैं कि जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया गवर्नमेंट जॉब कौन से टाइप का होता है। तो समझिए गवर्नमेंट जॉब को हम लोग दो टाइप का बांट सकते हैं, एक होता है अपना स्टेट गवर्नमेंट जॉब और एक होता है हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। स्टेट गवर्नमेंट जॉब मतलब आपको छत्तीसगढ़ में है जैसे, तो छत्तीसगढ़ में जितने भी जॉब होते हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट जॉब बोलते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में मतलब ऑल ओवर इंडिया में जितने भी जॉब होंगे हम लोग उसके बारे में जानेंगे, समझे। अब देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट जॉब में दो बॉडी एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसको जिसको बोलते हैं हम लोग सीजीपीएससी और एक को बोलते हैं क्या, सीजी व्यापम। अब दोनों में अंतर क्या है कि सर सीजीपीएससी क्या होता है और सीजी व्यापम क्या होता है, समझिएगा। मान के चलिए एक जिला में अच्छा मैं एक चीज मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ कि जॉब चार ग्रुप में बटा रहता है जॉब, ग्रुप ए बी सी डी, ग्रुप डी भी सुने वगैरह वो सब होता है। जैसे हिंदी में इसको प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तीसरी श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी बोल देते हैं। जैसे जितने भी चपरासी, पियून, ये सब किसमें चतुर्थ श्रेणी में आते हैं। फिर हॉस्टल वार्डन थोड़ा सा उसका ऊपर आता है, एडीओ पीडीओ सब अलग अलग श्रेणी में आते हैं। तो जितने भी लोअर कैटेगरी के श्रेणी में लोअर कैटेगरी वाले हैं नीचे के श्रेणी लोग का एग्जाम कौन लेता है, सीजी व्यापम ले लेता है। और जितने भी उसके ऊपर जैसे अपना डिप्टी कलेक्टर हो गया, डीएसपी हो गया, ये सब चीज, तहसीलदार हो गया, ये सब चीज एग्जाम कौन लेता है, सीजीपीएससी लेता है। समझ में आया कि नहीं आया, ये सब एग्जाम कौन लेता है, सीजीपीएससी। उसी प्रकार से ऑल ओवर इंडिया में बात करें तो सबसे बड़ा जो जॉब लेने ग्रुप ए सर्विस का जो जॉब देता है वो कौन सा देता है, यूपीएससी, जिसमें आप लोग आईएएस बनते हो, आईपीएस बनते हो, उसके बाद आईएफएस बनते हो। आईएफएस ये फॉरेस्ट सर्विस है, एक ठो होता है सॉरी ये फॉरेन सर्विस है, एक आईएफओएस होता है, इसको बोलते हैं फॉरेस्ट सर्विस। उसमें रेलवे में भी बहुत सारा जॉब रहता है, रेलवे ट्रैफिकिंग, फिर आईआरएस, रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स, सब डिपार्टमेंट में जितने भी डिपार्टमेंट समझना आपके। जैसे एक रायगढ़ मतलब जैसे मैं रायगढ़ जिला का हूँ, अगर रायगढ़ जिला का बात करें हम लोग, समझना ना, मैं आप लोगों को सब इस पोस्ट एक बार बता देता हूँ। जैसे ये रायगढ़ जिला है, इस जिले में जो सबसे बड़ा पोस्ट, जिले का राजा जिसको बोलते हैं हम लोग कलेक्टर, ये क्या होता है, जिले का राजा। तो जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है जिसके अंदर सभी पोस्ट आते हैं, कलेक्टर, ये आईएएस बन के आता है। और आईएएस कौन होता है, जो यूपीएससी से आते हैं। अब इसके नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, समझना, इसके नीचे क्या क्या अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। एक मिनट आपको मैं और अच्छे से क्लियर करवा देता हूं इसको। समझिए जैसे मैं बोला ये रायगढ़ जिला है,
ठीक है ना। रायगढ़ जिला में जो सबसे बड़ा पोस्ट होगा वो कौन सा होगा, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या, कलेक्टर। ये कौन बनते हैं, आईएएस से बन के आते हैं। अब ये मत बोलना कि यूपीएससी आईएएस दिलाए तो हम लोग जैसे आईएएस दिलाए कलेक्टर बन गया, ऐसा नहीं रहता है। 4-5 साल बाद आपको कलेक्टर डीएम एक जिला को संभालने के लिए आपको बोला जाएगा, समझे। तो ये डीएम ये कौन बनता है, बन के आता है, यूपीएससी। अब ये जिला के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होगा, जैसे स्वास्थ्य विभाग हो गया, जिला पंचायत हो गया, ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया। ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं एक जिला में, अलग अलग डिपार्टमेंट। तो उस डिपार्टमेंट के जितने भी मेन हेड रहते हैं, जैसे नगर निगम भी हो गया, नगर निगम, ठीक है, जितने भी मेन हेड रहते हैं ना, वो भी अब मोस्टली बहुत ज्यादातर किससे बन के आते हैं, यूपीएससी से बन के आते हैं। आप हायरार्की समझिए, जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है वो भी यूपीएससी, और डिपार्टमेंट के जो मेन पोस्ट होते हैं, डिपार्टमेंट में भी मेन पोस्ट होता है, वो भी किससे बन के आते हैं, यूपीएससी से। फिर उसके नीचे और फर्दर बहुत सारा डिपार्टमेंट रहता है, उसके नीचे थोड़ा सा तो किससे बन के आएंगे, सीजीपीएससी से, किससे, कोई कभी कभी एसएससी से भी बन के आते हैं। बस मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि इस चीज़ों में आप अंतर कर पाओ। बाकी अगर इसका डिटेल वीडियो आप बोलोगे ना तो मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। इतना समझ में आया। अब देखते हैं, आप समझना, यूपीएससी समझ गए, यूपीएससी सबसे बड़ा होता है। यूपीएससी ऑल ओवर इंडिया, मतलब इसको बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विस बोलते हैं, एआईएस बोलते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज बोलते हैं। ये आप एक बार मतलब यूपीएससी दिलाए, आप भारत के किसी भी मतलब जोन में जा सकते हैं। उसके बाद सीजीपीएससी, सीजीपी आप हम किससे, स्टेट गवर्नमेंट जॉब होता है ये सब। अब एसएससी देखिए, यूपीएससी से छोटा पोस्ट होता है, एसएससी समझना। एसएससी में कौन कौन से पोस्ट होते हैं, आप जितना भी देखोगे सेलिब्रिटी यहाँ छापा पड़ता है ड्रग्स का, ये सब का जो छापा मारे जाते हैं ना, जैसे सीबीआई, ये सब किससे बनते हैं, आपका एसएससी से। जीएसटी इंस्पेक्टर, ये सब किससे बनते हैं, एसएससी से। कस्टम ऑफिसर, जो आप एयरपोर्ट जाते होंगे वहाँ सफ़ेद ड्रेस पहन के मतलब खड़े होते होंगे, वो सब किससे बनते हैं, एसएससी से बनते हैं। और रेलवे क्या होता है समझते हो, रेलवे में वही टीटी बनना होगा, गुड्स गार्ड बनना होगा, ठीक है, स्टेशन मास्टर बनना होगा। ये सब किससे बनते हैं, ये सब किससे बनते हैं हम लोग, रेलवे। और बैंक का तो समझ रहे हो, बैंक पीओ, क्लर्क, ठीक है, और एसओ का भी एग्जाम होता है, अलग अलग पोस्ट अलग अलग होता है। सब में समझ में आया, तीनों में पांचों में अंतर। स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट कौन सा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा होता है, ये हम आप लोगों को पहले मैं बताया था कि मैं टाइप बताऊंगा कि गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सा टाइप का होता है। अब मैं बताता हूँ इसका पैटर्न, किसमें सीजी, किसमें प्री होता है, किसमें मेंस होता है, किसमें इंटरव्यू होता है, उसको देखते हैं। बंद कर। अभी तक मैं आप लोग को बताया कि भाई गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सा होता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब और स्टेट गवर्नमेंट जॉब। थोड़ा सा और डिटेल एक बार मैं बता देता हूँ, और कौन कौन से होते हैं, बस थोड़ा ऊपर का ओवर भी बता रहा हूँ ना। जैसे सीजीपीएससी का देखेंगे तो सीजीपीएससी फुल फॉर्म क्या होता है, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग। इसमें क्या क्या बन रहे थे आप, डिप्टी कलेक्टर बन रहे थे, डीएसपी बन रहे थे, नायब तहसीलदार बन रहे थे, और बहुत सारा पोस्ट होता है इसमें। मतलब आपका इनकम टैक्स, मतलब इनकम टैक्स बोलता हूँ, सॉरी, जो राजस्व निरीक्षक है वो सब भी, और बहुत सारा पोस्ट होता है। डिटेल में मेरे को उतना पता नहीं है, समझिए, इसमें अलग अलग पोस्ट होता है, नोटिफिकेशन में पूरा पता चल जाएगा। बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। सीजी व्यापम में आप बनेंगे पटवारी, हॉस्टल वार्डन, ये सब किस में बनेंगे, सीजी व्यापम में। अच्छा, और बहुत सारे एग्जाम होते हैं ना, लेकिन जो एग्जाम में हाल ही में आप लोग देखे होंगे ना, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। यूपी, अच्छा छत्तीस, इसका तो फुल फॉर्म हो गया। सीजी व्यापम का फुल फॉर्म क्या होता है, हिंदी वाला फॉर्म है ना, छत्तीसगढ़ व्यवसायिक का वह आ गया, और व्यावसायिक परीक्षा मंडल, तो ये फुल फॉर्म हो गया। यूपीएससी में क्या हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। इसमें हम लोग में क्या बोला था, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इसका मेंस अलग होता है। उसके बाद इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस, आईआरएस, दो टाइप का होता है, एक तो रेलवे सर्विस होता है, एक तो रेवेन्यू सर्विस होता है। वैसे एसएससी में आते हैं तो एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग। इसमें बहुत सारे एग्जाम होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, जेई, स्टेनोग्राफर। हर एग्जाम का लेवल अलग अलग है, कैटेगरी अलग अलग है, क्वालिफिकेशन अलग अलग है। अगर कॉलेज कर लिए हैं तो आप सीजीएल का तैयारी कर सकते हैं, अगर 12th बेस है तो सीएचएसएल का तैयारी कर सकते हैं, 10th 12th है तो एमटीएस। अच्छा, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये भी बहुत अच्छा पोस्ट रहता है। जीडी मतलब जनरल ड्यूटी, जेई मतलब जूनियर इंजीनियर, इसमें अलग से पोस्ट आता है। स्टेनोग्राफर
स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर मतलब जो जज के नीचे नहीं बैठे रहते, जो लिखते रहते हैं, वो सब किसमें आते हैं, स्टेनोग्राफर। इसमें आपको उसका कोर्स करना पड़ेगा, किसी किसी एग्जाम में अलग अलग कोर्स करना पड़ता है। वैसे रेलवे में देखेंगे तो रेलवे में कौन कौन सा होता है, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी। अब यहाँ पर दो कंफ्यूजन रहता है, समझिएगा। एक तो आरआरबी, आप लोग वो बैंक वाला आरआरबी समझते होंगे, वो रीजनल रूरल बैंक है, ये रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड है। दोनों का मतलब जो एब्रीवेशन है वो अलग अलग है, समझना। अब जो एनटीपीसी है, अब एनटीपीसी, ये दोनों वर्ड है, आप लोगों को कंफ्यूजन होता होगा। आरआरबी तो मैं बता दिया, ये रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड है, और एक क्या होता है, रीजनल रूरल बैंक, वो बैंक ग्रामीण बैंक अलग होता है। और ये वाला एनटीपीसी में समझना, एक एनटीपीसी जो कोरबा का एनटीपीसी जो पावर है, जैसे कोरबा वाला एनटीपीसी या यहाँ लारा रायगढ़ में भी, लारा में भी एनटीपीसी है, वो क्या होता है, नॉन मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, मतलब वहाँ मतलब बिजली का उत्पादन होता है। और ये क्या है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, क्या मैं नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, मतलब जो नॉन टेक्निकल है, मतलब जिस पोस्ट के लिए सब एलिजिबल होते हैं ना, जैसे आरआरबी, जैसे ये आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट, इसमें केवल इंजीनियर और मतलब जो आईटीआई की है उन लोग के लिए टेक्निकल पोस्ट रहता है, तो उस वाले लोग बस अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एनटीपीसी में सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी वो एनटीपीसी वो होता है। समझ में आया, एनटीपीसी वो कौन सा होता है और बिजली उत्पादन वाला कौन सा होता है। वैसे ग्रुप डी में भी बहुत सारे जॉब रहते हैं, इसमें भी पूरा ग्रेजुएट लेवल से 12th 10th तक अलग अलग पोस्ट होते हैं। एएलपी, ये जूनियर इंजीनियर, कांस्टेबल और एसआई का भी पोस्ट आता है। अब बैंक में देखिए, बैंक में क्या क्या होता है, पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर और क्लर्क। एक पोस्ट होता है एसओ, अलग अलग, इसमें अलग अलग कैटेगरी वाले लोग का होता है, वो उन लोग समझेंगे। जैसे हम लोग, जैसे मैं एग्रीकल्चर वाला हूँ, तो इसमें एक एफओ पोस्ट होता है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, तो वो एग्जाम देता है। तो ये जितने भी गवर्नमेंट जॉब होते हैं उसका मैं एक मोटा मोटा मतलब छोटा मोटा ओवरव्यू दिया हूँ, और बहुत सारे पोस्ट होते हैं, लेकिन ये आप लोग सुनते होगे, पेपर में देखते होगे, यूट्यूब पे देखते होगे, वो सब ये जितने भी एग्जाम है वो सब है। अभी तक मैं आप लोगों को मैं बता दिया कि गवर्नमेंट जॉब कौन कौन से होते हैं, सेंट्रल और स्टेट में कौन कौन से हैं। अब इसके बारे में आप लोगों को मैं पैटर्न बताऊंगा। पैटर्न बोलने का मतलब मैं शुरू में बता दिया था कि किसमें प्री होगा, किसमें मेंस होगा, किसमें वन डे एग्जाम होगा, वो देखते हैं। चलिए, अभी तक आपने देखा कि कौन कौन से टाइप के गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं। अब वो देखते हैं कि उसमें पैटर्न, उसमें मतलब एग्जाम होता कैसे, कंडक्ट कैसे होता है, कौन सा ऑनलाइन, कौन सा ऑफलाइन, कौन सा प्री मेंस वाला, वो देखते हैं हम लोग। चलिए, सबसे पहले आते हैं सीजीपीएससी में, स्टेट गवर्नमेंट जॉब होता है इसका मोड। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट का सब जॉब, दोनों जॉब कैसा रहेगा, ऑफलाइन रहेगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन में अंतर क्या होता है, ऑनलाइन में आप कंप्यूटर, जिसको सीबीटी टेस्ट बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसमें आप लोग की स्क्रीन के ऊपर आपको एग्जाम देना है। ऑफलाइन में क्या होता है, आपको पेन पेपर मिलेगा, मतलब बाकायदा आपको फिजिकल टेस्ट होगा, मतलब पेपर मिलेगा वहाँ पर। समझ में आया। चलिए, तो जो सीजीपीएससी होता है वो 3 स्टेज में होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री आपका ऑब्जेक्टिव रहता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में अंतर समझना। ऑब्जेक्टिव में रहेगा आपका क्वेश्चन भी रहेगा और आंसर भी रहेगा, आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 4 ऑप्शन में आपको एक आंसर पकड़ना है। लेकिन सब्जेक्टिव में क्वेश्चन तो रहेगा, आंसर नहीं रहेगा, आंसर आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आया। चलिए, और जो सीजीपीएससी का पेपर होता है वो 1 डे होता है, एक ही बार होता है, ऑब्जेक्टिव आर या पार, उसमें कोई इंटरव्यू लेने का कोई दिक्कत नहीं है, उसमें केवल ऑब्जेक्टिव होता है। और यूपीएससी में भी सेम है, सीजीपीएससी ऑफलाइन होगा, कागज पेन वाला होगा। प्री जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है और मेंस प्री जो होता है वो ऑब्जेक्टिव और मेंस क्या रहता है, सब्जेक्टिव होता है। समझ में आया। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में, और इसमें इंटरव्यू होगा। समझिए, एसएससी में, अब एसएससी में समझना, ये प्री रहता है। अब इसमें का मेंस, आप लोग सोचते हो कि सब मेंस सब्जेक्टिव होता है, ऐसा नहीं है। एसएससी, रेलवे और बैंक का जो मेंस रहता है ना, वो भी ऑब्जेक्टिव, प्री भी ऑब्जेक्टिव और मेंस भी ऑब्जेक्टिव, सब ऑब्जेक्टिव रहते हैं एसएससी, रेलवे और बैंक में। केवल यूपीएससी और सीजीपीएससी में ही आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई मेन एग्जाम में, जैसे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, ये सब में मेंस में भी ना कंप्यूटर टाइपिंग होता है, मतलब टाइपिंग भी रहता है और ऑब्जेक्टिव भी रहता है। लेकिन वो सब एग्जाम के बारे में मैं इसमें नहीं बताया हूँ, क्योंकि उसमें ज्यादा आप सुने नहीं होगी, यही सब एग्जाम के बारे में ज्यादा चर्चा रहता है, इसी का तैयारी करते हैं अधिकतर, तो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। समझिए, अब जैसे बैंक में भी, जैसे पीओ में इंटरव्यू होगा, क्लर्क में नहीं होगा, तो इसीलिए मैं इसमें बस प्री और मेंस रखा हूँ, किसी किसी में इंटरव्यू है। वैसे एसएससी में भी बताया था कि बहुत सारे पोस्ट होते हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जेई, सब में अलग अलग पोस्ट होते हैं, और कोई कोई पोस्ट में इंटरव्यू होता हो और कोई कोई पोस्ट में नहीं होता है, इसीलिए मैं प्री और मेंस ही रहता हूँ। और ये समझना ना, यूपीएससी में और पीएससी में ही मेंस में ही सब्जेक्टिव होता है, उसमें का मेंस में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। समझिएगा, क्योंकि समझिए सीजीपीएससी, यूपीएससी एक ऐसा चीज है भाई, यूपीएससी में आपको ना पूरा मतलब जिला संभालने के लिए मिलेगा, तो भाई छोटा मोटा पोस्ट तो नहीं है, तो इसीलिए प्री मेंस इतने स्टेज में रखा जाता है कि भाई एक अच्छा आदमी, मतलब एक
पर्सनालिटी वाला अच्छा आदमी आए और उस जिले को संभाले, इसीलिए इतना मेहनत करना पड़ता है, 3 स्टेज में पूरा होता है। इसका जो सीजीपीएससी का सर्कल रहता है, सीजीपीएससी यूपीएससी का मोस्टली कितने साल का रहता है, पूरा 1 साल का, 1 साल लग जाएगा आपको निकालते निकालते। ये थोड़े कम कम टाइम में होता है, जल्दी जल्दी टाइम में होता है, इसमें 6 से 7 महीना लगता है, इसमें 1 साल लगता ही है। ये हो गया एग्जाम पैटर्न के बारे में। अब मैं आप लोगों को सिलेबस बताऊंगा ना, तो उस सिलेबस को मैं हर एग्जाम के अलग अलग सिलेबस नहीं बताऊंगा, मतलब एक सिलेबस में बताऊंगा कि भाई वो ऐसा सिलेबस रहेगा ना जिससे में सब एग्जाम कवर हो जाएगा। और दूसरा चीज समझना, कौन सा तैयारी को हम लोग एक साथ कर सकते हैं और कौन सा तैयारी को एक साथ नहीं कर सकते। अब मैं एक चीज मैं बताऊं, सीजीपीएससी, सीजीपीएफएम, यूपीएससी और एसएससी और रेलवे, ये पांचों एक ऐसा एग्जाम है जिसको आप एक ही एग्जाम की तैयारी से पांचों कवर हो जाएगा। बस इसमें अंतर समझना, सीजीपीएससी और मतलब प्रीलिम्स और ऑब्जेक्टिव वाले अंतर में, मतलब अगर आपको अपने आप को जज करना है, अगर आपका राइटिंग अच्छा है, सोचने समझने का ताकत अच्छा है, लिखने का शैली अच्छा है, तो आप यूपीएससी सीजीपीएससी जैसे एग्जामों को आप तैयारी कीजिए। लेकिन अगर आप लोगों को पता है भाई पहले सेल्फ मतलब एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि मैं उस एग्जाम के लिए बना हूं कि नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट एग्जाम ना आपको बहुत टाइम ले लेगा, समझिएगा, सबके लिए नहीं होता। और ऐसा भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई सबको तैयारी करना चाहिए, एकदम जरूरी है, गवर्नमेंट एग्जाम ही है जिंदगी में, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अगर आप 1 साल अच्छे से दो, 1 साल ठान लो कि भाई मेरे को 1 साल 2 साल देना है, उसके बाद नौकरी लगे तो भी करना है तो ठीक है, नहीं लगे तो मेरे को प्राइवेट करना है, ऐसा कोई एकदम हर साल नहीं देना है। क्लियर हुआ? अब देखते मैं क्या मैं बता रहा था कि कौन सा एग्जाम का तैयारी एक साथ हो सकता है, समझिएगा, जैसे समझना, इसमें ना पांचों का एग्जाम का एक साथ हो सकता है। बस एक बैंक होता है जो सबसे अलग होता है, इसका आप इसके अलावा नहीं, या तो आप बैंक का तैयारी करिए या तो ये सब का तैयारी कीजिए, ये हो सकता है। तो मैं जो अब सिलेबस बताऊंगा यही चारों का एग्जाम के हिसाब से मैं बताऊंगा, बैंक आगे मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उसका तैयारी अलग ही होता है। और समझिए एसएससी सीजीएल, अगर आपको एकदम मतलब तैयारी करना है जिसे सब, एसएससी सीजीएल एक ऐसा एग्जाम होता है, इतना बेहतरीन एग्जाम होता है, अगर आप इसको शिद्दत से पढ़ते हैं ना तो जितने भी भारत में 1 डे एग्जाम होते हैं वो सब कवर हो जाते हैं। इतना इवन आपका जो सीजीपीएफएम का एग्जाम भी कवर हो जाएगा। बस छत्तीसगढ़ में आपको छत्तीसगढ़ के बारे में एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा सीजीएल के अलावा। ये एसएससी सीजीएल एक ऐसा पोस्ट होता, मतलब ऐसा एग्जाम पैटर्न है, इस इतना अच्छा है कि आपका सब एग्जाम कवर हो जाएगा। मतलब यूपीएससी और सीजीपीएससी मेंस का छोड़ दूँ तो जितना भी 1 डे एग्जाम होता है वो सब इसमें कवर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के बस छत्तीसगढ़ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया? आपको सबसे पहले क्या मैं बताया कि गवर्नमेंट जॉब कौन कौन से है, उसके बाद क्या बताया पैटर्न क्या क्या होता है, ऑनलाइन क्या होता है, ऑफलाइन कैसे होता है, ऑब्जेक्टिव कैसे होता है, सब्जेक्टिव क्या होता है, वो सब चीज़ मैं अच्छे से बता रहा हूँ। फिर भी कोई चीज़ मेरे को बताने में छूट गया या जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मेरे से पर्सनल आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि सिलेबस, और मैं बताया कि सिलेबस मैं पूरा एक साथ बताऊंगा ना, हर एग्जाम का अलग अलग नहीं बताऊंगा। समझ में आया? चलिए सबसे पहले हम लोग ने देखा था क्या कि भाई गवर्नमेंट जॉब कौन कौन से होते हैं, उसके बाद उसके पैटर्न के बारे में जाने थे। अब मैं बता रहा हूँ कि उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, सिलेबस नहीं, सिलेबस सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। तो आपको मैं पहले सब्जेक्ट बताता हूँ, और सब्जेक्ट ये ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एग्जाम में आता है, तो मैं पूरा ओवरऑल बताऊंगा, मैं पर्टिकुलर अलग अलग नहीं बताऊंगा कि सीजीपीएससी में क्या होगा, व्यापम में क्या होगा। और मैं आप लोग का भी एक बार मतलब एक बात बताना चाहूँगा कि आप एग्जाम करते, जैसे जो अभी कॉलेज वॉलेज में है उनके लिए सबसे बेस्ट रहता है कि आप ना कंपटीशन किसी एग्जाम का तैयारी मत करिए, आप 1 साल एक फाउंडेशन सब्जेक्ट का तैयारी कर लीजिए, फिर आप अपने आप सब बाकी सब चीज़ का तैयारी हो जाएगा। बस उसके बाद अगर आप सीजीपीएससी वाले हो तो आपको लिखने का तैयारी अलग से करना पड़ेगा, और आप एसएससी या रेलवे या सीजीपीएफएम वाले हो तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा। लेकिन जो ओवरऑल जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं ना वो सब में आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है। अगर समझना कि इसमें सबसे पहले समझते हैं कि इंडियन जीएस, जीएस मतलब जनरल स्टडीज, भारत के बारे में, इंडिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इंडिया के बारे में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, विज्ञान और करंट अफेयर्स। ये बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, ये सब्जेक्ट आने ही आने हैं। आप चाहे एक चपरासी से लेके आप चाहे यूपीएससी का एग्जाम क्यों ना दो, ये बेसिक सब्जेक्ट होता है। इतिहास में क्या, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, साइंस और करंट अफेयर्स। समझ में आया? भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे कि भारत
कैसे बना, कैसे पहले मुगल आए फिर अंग्रेज आए, कैसे अंग्रेजों से हम लोग को आज़ादी मिली, ये इतिहास में सीखेंगे। भूगोल, भूगोल में आप ये सीखोगे कि भाई दिन में 24 घंटे ही क्यों होता है, साल के 365 दिन ही क्यों होते हैं, दिन रात का कॉन्सेप्ट क्या होता है, साल में 12 महीना क्यों होता है, कैसे बारिश होता है, ये सब किस में सीखोगे आप। भूगोल। संविधान, कि संविधान हम लोग का देश कैसा चलता है, मतलब राष्ट्रपति कैसे बनते हैं, प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, विधायक कैसे बनते हैं, ये सब चीज़ किस में सीखोगे, संविधान में सीखोगे। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में ये सीखोगे हमारा देश कैसे चलता है, जैसे हमारे पापा हमारे जो घर के बड़े रहते हैं, जो कमा के लाते हैं, घर कैसे चलता है, वैसे एक देश कैसे चलता है उसमें उसको किस में सीखेंगे हम लोग, अर्थशास्त्र में। विज्ञान, जनरल साइंस है भाई, जो भी विज्ञान है ये कौन से लेवल का आएगा, हमेशा इसे ये याद रखना, ये क्लास 10th लेवल तक आएगा। कोई एकदम रॉकेट मतलब साइंटिस्ट नहीं बनना है किसी भी सब्जेक्ट में, बस थोड़ा थोड़ा आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, किसी भी हम लोग सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करना है। अब जैसे छत्तीसगढ़, हम लोग छत्तीसगढ़ के हैं इसीलिए ये लाइन को लिखा हूँ, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ को पढ़ना ही पड़ेगा। तो अब देखिए छत्तीसगढ़ का भी इतिहास जानना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ बना कब से अस्तित्व में आया, कब राज्य बना, उसके बाद छत्तीसगढ़ का भूगोल, नदी, पहाड़, कोयला खदान, ये सब चीज़ अर्थशास्त्र। जैसे भारत कैसे चलता है अर्थशास्त्र, वैसे छत्तीसगढ़ का भी अर्थशास्त्र किसमें चलता है ये सब पढ़ेंगे। अब छत्तीसगढ़ तो संविधान नहीं हो सकता क्योंकि संविधान भारत के अंतर्गत आता है, इसीलिए यहाँ पंचायती राज अलग से आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं लैंग्वेज, भाषा के में, कि भाषा कौन कौन सा पढ़ना है समझना। भाषा में कौन कौन सा हो गया, हिंदी, इंग्लिश। अब कंप्यूटर भी एक तकनीकी लैंग्वेज होता है, इसीलिए कंप्यूटर भी इसी में आएगा। अब देखिए छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं है, छत्तीसगढ़ी बोली है, लेकिन छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से, छत्तीसगढ़ी भाषा से हम लोग का क्या मतलब, बोली से हम लोग का क्वेश्चन आता है छत्तीसगढ़ में, तो इसलिए छत्तीसगढ़ी को मैं लैंग्वेज वाले सेक्शन में रखा हूँ, तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद लास्ट में मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और रीजनिंग, ये तो मोस्ट IMP है मैथ्स और रीजनिंग, क्योंकि आपके दिमाग के मतलब तार्किक शक्ति को बढ़ाने के लिए मैथ्स रीजनिंग बहुत जरूरी है, खासकर BA वाले बच्चे। समझ में आया। ये आप ये समझना, ये इतना IMP है ना, ये जितने भी सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट का 1 साल, अगर 1 से 1.5 साल, वो आपके ऊपर है, 1 साल भी अगर आप इस सब्जेक्ट का तैयारी कर लेते हैं इस एग्जाम को छोड़ के, उसके बाद कोई भी एग्जाम में उतरो तो आपको भाई सफलता जरूर मिलेगा। समझ में आया। बस ये है कि आप लोगों को उस टाइम प्रैक्टिस अलग अलग हो जाएगा अगर UPSC और CGPSC लेवल का आप एग्जाम दिलाते हो तो। और मेरा मानना है सबसे अच्छा तैयारी, अगर स्मार्ट स्टडी करते हो ना, तो आप सब्जेक्ट का तैयारी करो, पहले एग्जाम का तैयारी मत करो, पहले सब्जेक्ट का तैयारी करो। ये क्योंकि बेसिक सब्जेक्ट है, फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन सब्जेक्ट है। जैसे मैं यहाँ पर अगर भी लिख दूँ कि फाउंडेशन सब्जेक्ट्स ऑफ फॉर ऑल एग्जाम्स, तो ये कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि यही आपका बेस बनाएगा। समझ में आया। यही आपका क्या बनेगा, बेस बनाएगा। क्लियर हुआ। चलिए चलिए ठीक है। अब आप फिर से पॉज कर करें। तो अभी तक आप लोग देखना कि कौन कौन सा फाउंडेशन सब्जेक्ट रहते हैं। अब समझिएगा इसका स्टार्ट कैसे करें, तैयारी शुरू कैसे करें। देखिए मतलब जीरो से कैसे स्टार्ट करें वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर भाई किसी का बेस नहीं है, अब UPSC वाले लोग को भी देखे होंगे, UPSC वाले लोग जनरली वापस कौन से क्लास से शुरू करते हैं, क्लास 6 से। क्लास 6 से चाहे जितने भी बड़े हो, जैसे हिस्ट्री पढ़ना है तो NCERT का बुक ले लेंगे और क्लास 6 से पढ़ेंगे। और NCERT एक ऐसा सब मतलब NCERT का जो बुक रहता है ना, इतना अच्छा आपका बेस बना देगा ना। अगर आप उस 6 से 10 हर सब्जेक्ट को पढ़ लोगे, चाहे मैथ्स पढ़ लो, इंग्लिश से सुधारना है तो इंग्लिश भी पढ़ सकते हो, चाहे हिस्ट्री पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, आपका पूरा बेस बन जाएगा NCERT से। अब समझना जीरो से स्टार्ट कैसे करें। जैसे समझिएगा, सबसे पहला चीज जीरो से पहले ना आप लोगों को ये समझना पड़िएगा कि ऑफलाइन पढ़ना है कि ऑनलाइन। इसमें भी बहुत बड़ा डिबेट है कि आपको ऑफलाइन चाहिए कि ऑनलाइन चाहिए। देखिए दोनों का अपना अपना फायदा और नुकसान रहता है, लेकिन अभी के जैसे अभी के पॉइंट ऑफ व्यू में आजकल जो चल रहा है वो ऑनलाइन ज़्यादा चल रहा है। क्या चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ ऑनलाइन ज़्यादा चल रहा है। अब कई लोग को बहुत सारा मन में डाउट रहता है कि भाई ये भी सवाल होता है कि सर अकेले में पढ़ने का मन नहीं होता, डिसिप्लिन नहीं होता है। जैसे अभी एक आप लोग के ध्यान दिए होंगे, लाइब्रेरी कल्चर बहुत फैला होगा। कौन सा लाइब्रेरी कल्चर। अब आदमी लोग कोचिंग नहीं जा रहे हैं, अब लाइब्रेरी में ज़्यादा जा रहे हैं। हालांकि वो तरीका भी बहुत सही है, क्योंकि देखिए ऑफलाइन कोचिंग करने में फायदा घाटा क्या होता है समझिएगा। क्योंकि आप लोग जितना भी सिलेबस है वो आप कोचिंग, मैं ये मतलब कोई भी कोचिंग वाले को ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कोचिंग बहुत बेकार है कि बहुत घटिया की कोचिंग करना बेकार है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं उसका बस फायदा और नुकसान बता रहा हूँ। ऑफलाइन में समझिएगा ऑफलाइन में कैसे होता है। अब जैसे जनरली क्या होता है ना
शुरू शुरू में आप लोग देखे होंगे कि भाई एकदम जोश जोश में आदमी लोग, जैसे सीजीपीएससी का जब रिजल्ट आता है तो बच्चे लोग डिप्टी कलेक्टर बनना है, डीएसपी बनना है, एकदम बेग वेग धर के जाते हैं बिलासपुर कि अब वापस आऊंगा तो डिप्टी कलेक्टर बन के ही आऊंगा। आप समझिएगा ना वहाँ कैसे फंसते हैं, क्यों इतना साल लगता है, क्यों इतने साल वेस्ट होता है। आदमी लोग को 4-4 साल 5-5 साल, कई लोग तो 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ है। मैं उस मतलब जिस रोड मैप में मतलब बर्बाद होता है टाइम, मैं वो बताना चाहूँगा। शुरू में जोश में मतलब जोश में जाते हैं कि डिप्टी कलेक्टर बनने, अब जैसे ही जाएंगे वहाँ कोचिंग में मतलब ज्वाइन होंगे और आप लोग मतलब ये भी समझ में नहीं आता है कि प्री से स्टार्ट करें, मेन से करें कि कौन सा पहले है, तो तुरंत ज्वाइन करते हैं। अब वहाँ 1000 भीड़ है कोचिंग में, वहाँ बहुत 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 ज़्यादा भीड़ है। अब वहाँ भीड़ में जैसे ही बैठते हैं और वो बच्चे का बेसिक ही स्ट्रांग नहीं रहता है, बेसिक स्ट्रांग नहीं रहता है और वह भीड़ का हिस्सा बन के रह जाता है। अब वहाँ जाता है, समझ में तो आता नहीं है, क्योंकि समझना, अब 1000 लोगों के बीच में अगर आपको कुछ समझ नहीं आया और खड़े होकर वहाँ पूछने में आपको जिगरा चाहिए। लेकिन आप तो बचपन से ऐसे होना कि भाई कुछ भी चीज़ पूछना हो तो बगल वाले को चक्रे हो कि भाई पूछ तो दीदी पूछ तो आप ये समझते हो। तो ये चीज़ वहाँ नहीं होता है, वहाँ क्लास अलग फ्लो में चलता है। जैसे कोई भी क्लास है जहाँ भीड़ वाला क्लास है वहाँ अलग फ्लो में चलता है। जो सर पढ़ाएगा, जैसा पढ़ाएगा वैसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा, वैसे ही आपको कवर करना पड़ेगा। तो इसीलिए ना वहाँ बेस स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि वहाँ उन्हीं लोग सर्वाइव कर पाते हैं उस क्लास में, भीड़ वाले क्लास में, जिसका पहले से बेस थोड़ा मोड़ा स्ट्रांग रहता है, उन्हीं लोग सर्वाइव कर पाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, बिना जानकारी के, बिना सिलेबस के, बस कोचिंग वाले जैसे बोल दिए उस कोचिंग में जाके मतलब ऐड कर दिए। अब समझ ज्वाइन हो गए। अब समझना, वहाँ जैसे ही ज्वाइन होते हैं तो समझिएगा, जैसे मैं सीजीपीएससी का कोई एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर कोई सीजीपीएससी वाला बंदा जाता है, एकदम ये सोच के जाता है कि भाई डिप्टी कलेक्टर बनता है। अब वहाँ कोई भी XYZ कोचिंग में जाता है, कोचिंग में जैसे ही जाता है वहाँ इतना भीड़ में ना वो सर्वाइव कर नहीं पाता है। अब समझिएगा वो 1 साल हो गया, 1 साल में उसको ये सब कवर ही नहीं हो पाया। और कोई कोचिंग में मैं देखा हूँ, मतलब कोई कोचिंग तो हर सोमवार को नया बैच शुरू करते हैं, मतलब कोर्स खत्म नहीं हुआ है दूसरा बैच। इतिहास को ही 5 महीने से इतिहास पढ़ रहे हैं, 6 महीने से भूगोलिक पढ़ रहे हैं, एक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो 1 साल तक अब समझ ही नहीं आया, तो प्री दिलाया और प्री निकला नहीं। समझ रहे हैं ना, प्री निकला नहीं तो आदमी का मोरल डाउन होता है कि भाई प्री दिलाया, इतना मेहनत की और प्री नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि वहाँ भीड़ का हिस्सा नहीं है। वो सब आप लोग पहले सेल्फ एनालिसिस किए ही नहीं हो कि कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है। और कंपटीशन एग्जाम आपके लिए समझिएगा, कंपटीशन एग्जाम जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा आपका स्मार्ट स्टडी होता है। आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि मतलब कितना, मतलब सबको नहीं पढ़ना है, आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सा नहीं पढ़ना है। क्योंकि पूरा आपके ना जो रोड मैप बनाओगे उसके लिए उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो मैं क्या बोल रहा था समझिएगा, भीड़ का हिस्सा में गए, ठीक है ना, प्री दिलाने मतलब बड़े कोचिंग में गए, वहाँ पूरा भीड़ का हिस्सा बन गए। अब आप वहाँ पूछ ही नहीं पा रहे हो ना, आपको समझ में आ रहा है। तो 1 साल तक आप सर्वाइव किए, ले दे के आप वहाँ के प्री नहीं निकला। फिर दूसरे साल भी वैसे ही हो गया कि दूसरा सब्जेक्ट हुआ और प्री नहीं निकला। फिर आप लोग सोचते हो धीरे धीरे, अरे यार सीजीपीएससी तो भाई 1 साल का प्रोसेस है और मेरे को 1 साल और लग जाएगा, तब तक तो मेरी गर्लफ्रेंड का शादी हो जाएगा भाई, जिस उद्देश्य से मैं आया था। तो आप लोग सोचोगे कि नहीं, पहले सीजी व्यापक में जाता हूँ, सीजी व्यापक में छोटा मोटा पोस्ट पकड़ लेता हूँ, उसके बाद सीजीपीएससी का तैयारी करूंगा। ये होता है। अब सीजी व्यापक के लिए आपको मैथ्स रीजनिंग अच्छा होना चाहिए, तो आपको बड़े कोचिंग से छोटे कोचिंग में जाते हैं। और जनरली बड़े कोचिंग में भी क्या होता है समझिएगा, 1000 आप लोग पढ़े, अब वहाँ पर छत्तीसगढ़ जीएस और मैथ्स, अब वहाँ पर छत्तीसगढ़ का तो क्लास अच्छा समझ में आ रहा है या जीएस का अच्छा समझ में आ रहा है, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग और जीएस में तो आप भाई मैथ्स के लिए अलग कोचिंग जाते हो, सीजी के लिए अलग कोचिंग, वहाँ बड़े कोचिंग में दे दियो पैसा। अब देखिए आप टाइम कितना यूटिलाइज, अब खुद को भी पढ़ने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना। तो इसीलिए इस टाइम के फेयर में ना आदमी लोग वहाँ फंस जाते हैं। इसीलिए मेरा ये मानना है कि आप रायपुर बिलासपुर जाने से अच्छा है ना, आप सेल्फ स्टडी करिए, वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। सेल्फ स्टडी, जैसे आप कोई भी कोचिंग है, उस कोचिंग का ऑनलाइन कोर्स खरीद लीजिए, चुपचाप लाइब्रेरी जाइए, लाइब्रेरी का पैसा दो, हेडफोन लगाओ और जो भी रिकॉर्डेड क्लास है आप उसको लो, लाइव क्लास भी लो, रिकॉर्डेड क्लास को ले लो और अपना खुद पढ़ो, वो सबसे अच्छा स्ट्रेटेजी होता है। समझ में आया? तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। और ऐसी है। और जीरो से कैसे स्टार्ट करें मेरे को मतलब जैसे समझना, मैं आप लोगों को कैसे दूंगा, अगर मैं इतना वीडियो बना रहा हूँ, इतना आपको बता रहा हूँ गवर्नमेंट एग्जाम क्या क्या होता है, पैटर्न क्या क्या होता है, तो मैं भी आपके लिए कोर्स ला रहा हूँ जो फाउंडेशन बैच रहेगा। अगर आप लोगों को कहीं कोचिंग नहीं जाना है, ऑनलाइन चाहिए, तो मैं सब चीज़ आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, हर एक चीज़, हर सब्जेक्ट का, हर नोट्स, हर चीज़, पढ़ना कैसे है, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, जो जॉब वाले हम लोग के लिए, जो कॉलेज वाले हम लोग के लिए। अच्छा, कॉलेज, एक सवाल और रहता है कि भाई कॉलेज में कौन से ईयर में स्टार्ट करें, कॉलेज में
में कौन से ईयर के लिए आपने सबसे बेस्ट होता है, अगर आप 4 साल का डिग्री है ना, सबसे बेस्ट होता है सेकंड ईयर। सेकंड ईयर से स्टार्ट कीजिए। सेकंड ईयर अगर आप कोचिंग जा रहे हैं तो सिर्फ कोचिंग 1 साल का होता है, 1 से 1.5 साल का रहेगा। कोचिंग जाइए, उस टाइम कोचिंग जब सेकंड ईयर में जा रहे हैं तो सिर्फ नोट्स बनाइए, हर सब्जेक्ट का नोट्स होना चाहिए। मेंस से पहले स्टार्ट करना, अगर आप CGPS से कोचिंग कर रहे हैं तो मेंस से पहले स्टार्ट करना। मेंस का पूरा सिलेबस पर्टिकुलर जितने भी 7 पेपर होते हैं, कौन कौन से पेपर होते हैं, सबका सिलेबस, सबका नोट्स होना चाहिए आपके पास, तब जाके आपको सही। सेकंड ईयर थर्ड ईयर पूरा मतलब आप नोट्स ही बनाओ, 1 नंबर नोट्स बनाओ। फोर्थ ईयर आते तक आप उस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, कोई सा भी एग्जाम के लिए, ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम के लिए। उस साल आप बस आपको क्या करना है, रिविजन करना है और मॉक टेस्ट देना है। क्या करना है, रिविजन करना है और मॉक टेस्ट देना है, उसके अलावा और कुछ नहीं। 1 साल का मतलब 1 से 2 साल का तैयारी कॉलेज में रहते रहते, उसके बाद नौकरी लगे तो ठीक, नौकरी ना लगे तो आप लोग ये ठान लेना कि भाई कॉलेज के बाद घर में नहीं बैठना है, आपका नोट्स तो रेडी है, उसके बाद कोई भी प्राइवेट जॉब कर लीजिए और रात को आके भाई अपना नोट्स भी तैयारी कर दे, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगना है तो। क्योंकि इसीलिए आप लोग का 3 साल 4 साल मत लगे, मैं बस यही चाहता हूँ। अब जैसे मान के चलिए कि मेरे क्लास में या इस मेरे यूट्यूब चैनल में आपको क्या क्या मिलेगा समझिएगा। अब मैं ये जो बताया था, इस सब्जेक्ट जो फाउंडेशन सब्जेक्ट होते हैं जो हर एग्जाम में आता है, ठीक है, इसमें हर 2 सब्जेक्ट लेके स्टार्ट करिए। आप जीरो से कैसे स्टार्ट समझना, आप लैंग्वेज और मेंटल एबिलिटी में कोई एक सब्जेक्ट पकड़ लीजिए और इंडियन और छत्तीसगढ़ में कोई एक सब्जेक्ट पकड़ लीजिए। जब तक वो सब्जेक्ट खत्म नहीं होगा तब तक दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं करना है। अब जैसे इसमें और इसमें सबसे पहले मैथ्स पकड़ लीजिए। अब जिसका मैथ्स बैकग्राउंड अच्छा है वो तो भाई पूरा बन जाएगा, और जिसका मैथ्स बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो वो सीधा क्लास 6 से जाइए और बेसिक वीडियो देखिए। आप हालांकि मेरे यूट्यूब चैनल में भी डाला है बेसिक वीडियो, एकदम जीरो से स्टार्ट किया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो जैसे मैं इस क्लास में, मेरे ऐप में आपको कोर्स मिलेगा, फाउंडेशन कोर्स मिलेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कैसे स्टार्ट करना है, बुक क्या क्या रहेगा, सब चीज मैं इसको मतलब कोर्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और कैसे रहेगा, इस लैंग्वेज और मेंटल में एक क्लास चलेगा और ये GS वाले में एक क्लास चलेगा। एक इसमें खत्म, जैसे इतिहास में इसमें शुरू होगा तो इसमें मैथ शुरू हो जाएगा। एक टाइम में इतिहास पढ़िए, एक टाइम में मैथ्स पढ़िए। और डेली शेड्यूल कैसे रहेगा मैं आपको धीरे धीरे आपको इस वीडियो में पूरा मैं बता दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया आपका? उम्मीद करता हूँ कि सब डाउट थोड़ा मोड़ा तो क्लियर हुआ होगा। मैं कोशिश किया हूँ, ऐसे नहीं कि मैं मतलब पूरा डाउट आपका क्लियर कर दूँ। कुछ ना कुछ डाउट रहेगा तो जो भी डाउट रहेगा आप नीचे क्वेश्चन पूछ लेना, कमेंट में पूछ सकते हो, मेरे को पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। मैं बताया था। और इस कोर्स में क्या फीस रहेगा, कैसा रहेगा, आप मेरे को मैसेज करिए, मैं आपको पूरा डिटेल में मैं बता दूंगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नीचे व्हाट्सअप ग्रुप का भी एक लिंक डाल दूंगा, जिसको मतलब थोड़ा मोड़ा जो इंटरेस्टेड है, जो करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, वो भी नीचे जुड़ सकते हैं। दूसरा चीज़ समझिए एक बात को, अगर मान के चलिए आपको भाई किसी को गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी नहीं भी करना है, लेकिन मेरा मानना है कि भाई इस फाउंडेशन सब्जेक्ट को एक बार 1 साल आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए जी जान से। क्यों समझना, क्योंकि भाई आप इस सब्जेक्ट का तैयारी कर लेंगे ना तो आप एक नॉलेजेबल पर्सन हो जाएंगे। अगर आप प्राइवेट जॉब में भी अगर कहीं जाएंगे ना तो आप वहां भी झंडा गाड़ दोगे। क्यों समझिए, अब भारत आप इतिहास पढ़ रहे हैं, आप भूगोल पढ़ रहे हैं, आपको हर चीज़ नॉलेज है। मतलब आप जैसे मान के चलो कोई बहस करते हैं ना भाई कि BJP अच्छा है कि कांग्रेस अच्छा है, तो आप हर चीज़ का एक कारण जानेंगे कि भाई आप एक फैक्चुअल आदमी बन जाएंगे कि भाई इस कारण से ये चीज़ होता है, इस कारण से वो होता है। आपको पता होगा कि भाई राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, कोई आपको ठग नहीं पाएगा। आपका मैथ्स अच्छा है, आपका इंग्लिश अच्छा है, इंग्लिश तो आपको इतना पढ़ा दूंगा कि आपका मतलब स्पीकिंग कोर्स भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा, तो आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जितना भी आपका परेशानी है कि भाई कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, वो आपको मैं अपने कोर्स में दे दूंगा। और कोर्स का फीस एकदम नॉमिनल रहेगा। छत्तीसगढ़ में किसी का इतना मतलब इतना कम फीस में आपको नहीं पढ़ा पाएगा, मेरी गारंटी है। जितना भी होगा मैं आप लोगों को मैं आपको पूरा बता दूंगा। इतना देर क्लियर हुआ? बाकी कुछ भी डाउट होगा तो आप मेरे को फोन करके आप पूछ सकते हैं। बाकी ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।